11 और 12 अप्रैल 1981 की रात को कैलिफोर्निया स्टेट के कैडी सिटी में कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला होता है। कैडी रिसोर्ट के कैबिन नंबर 28 में रात के 9:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में ग्लेना सुजन सू शार्प, उनकी बेटी टीना शार्प, उनके बेटे जॉन शार्प और जॉन शार्प के दोस्त डेना हॉल विंगेट का बेरहमी से मर्डर होता है। इस पूरी घटना को जानने से पहले समय में लगभग 2 साल पीछे चलते हैं। जुलाई 1979 में सू शार्प अपने एब्यूसिव पति जेम्स शार्प से अलग होकर अपने कनेक्टिकट स्टेट का घर छोड़ देती हैं और जहां से नॉर्थ कैलिफोर्निया में आने के बाद अपने भाई डॉन के ट्रेलर में रहना शुरू कर देती हैं और इसी साल के अंत तक वो ट्रेलर से कैडी सिटी के कैबिन नंबर 28 में शिफ्ट हो जाती हैं। इस कैबिन में इनके आने से पहले शेरिफ सिल्वेस्टर डगलस थॉमस यहाँ रहा करते थे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सू के 5 बच्चे हैं, जिनमें से 2 का मर्डर उस रात को हो जाता है, लेकिन उस वक्त सू के बाकी 3 बच्चे कहाँ थे। आज का दिन है 11 अप्रैल 1981, जिस रात को ये भयानक मर्डर हुआ था। सुबह के 11:30 बजे हैं। सू अपनी बड़ी बेटी सीला और अपने छोटे बेटे ग्रेग के साथ अपने दोस्त मीक फैमिली के रेजिडेंस से अपने बेटे रिक को पिक करने के लिए निकलती हैं, जो कि बेसबॉल ट्राईआउट के लिए क्विंसी गया हुआ था। अपने बेटे को पिक करके सू जब क्विंसी से कैडी के लिए लौट रही थी, तब रास्ते में सू की मुलाकात उनके सबसे बड़े बेटे जॉन और उसके दोस्त डेना हॉल से होती है, जो कि क्विंसी से कैडी के लिए हिचहाइकिंग कर रहे होते हैं। अपने घर पहुंचने के 2 घंटे बाद दोपहर के करीब 3:30 बजे जॉन और डेना अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए फिर से कैडी से क्विंसी चले जाते हैं। इस समय ये दोनों ही लड़के शहर के डाउनटाउन एरिया में देखे गए थे। इसी शाम को सीला अपने पड़ोसी सीवेल्ड फैमिली के घर अपने दोस्त के साथ रात में रुकने चली जाती है, जबकि उसकी माँ सू, उसका भाई रिक और ग्रेग और इन बच्चों का दोस्त जस्टिन स्मार्ट कैबिन 28 पर ही रुकते हैं। सीला करीब रात के 8 बजे सीवोल्ड फैमिली के घर जाती है और 9:30 बजे के करीब टीना अपने घर वापस आ जाती है, जो कि सीवोल्ड के घर इस वक्त तक टीवी देख रही थी। 12 अप्रैल के सुबह 7 बजे के आसपास जब सीला अपने घर वापस आती है तो वो अपने घर के लिविंग रूम में सू, जॉन और डेना की डेड बॉडी को देखती है। टीना घर से मिसिंग है, जबकि तीनों बच्चे रिक, ग्रेग और जस्टिन बेडरूम में अनहार्म्ड हैं। शुरुआती रिपोर्ट ये कहती है कि तीनों बच्चे पूरे इंसिडेंट के दौरान सो रहे थे, लेकिन बाद में इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकार दिया गया। डेड बॉडीज को देखने के तुरंत बाद सीला जल्दी से सीवोल्ड फैमिली के घर जाती है और उसके बाद जेमी सीवोल्ड बेडरूम के विंडो से रिक, ग्रेग और जस्टिन को बाहर निकालते हैं। जेमी सीवोल्ड ने बाद में कबूल किया कि उन्होंने घर के पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या घर में अभी भी कोई जिंदा है। ऐसा करके जेमी सीवोल्ड ने संभवतः सबूतों को खराब कर दिया था। इन मर्डर को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से किया गया था। तीनों को मेडिकल टेप और इलेक्ट्रिक कॉर्ड से बांधा गया था और क्राइम सीन से खून से सने 2 चाकू और एक हथौड़े मिलते हैं। इनमें से एक चाकू लगभग 30 डिग्री पे मुड़ा रहता है और खून के छींटों से पता चलता है कि ये सारे मर्डर लिविंग रूम में ही हुए थे। खून के छींटों और निशानों से एक्सपर्ट ने यह पता लगाया कि विक्टिम्स की बॉडी को मर्डर किए जाने के बाद उनकी पोजीशन से रीअरेंज किया गया था। सू की लाश लिविंग रूम के सोफे के पास मिलती है, जो कि कमर के नीचे से न्यूड थी और उसके मुंह में ब्लू बैंडाना और उसकी अंडरवियर को ठूस कर उसके ऊपर टेप से सिक्योर किया था। सू के चेस्ट को चाकू से घोंपा गया था और उसके गले को भी हॉरिजॉन्टली चाकू से घोंपा गया था। सू के गले का घाव उसके लैरिंग्स जा करके उसके स्पाइन में छोटा सा कट बना रहा था और सू के सिर पर .880 पैलेट गन के बट के निशान मिले थे। जॉन के गले को चीरा गया था। डेना के सिर पर कई चोटें थी और उसके गले को हाथों से घोंटकर मारा गया था। जॉन और डेना ने ब्लंट फोर्स ट्रॉमा को झेला था, जो कि उनके सिर पर हैमर को बार बार मारने से आया था। ऑटोप्सी से पता चला कि सू और जॉन की मौत चाकू के घाव और ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है, जबकि डेना की मौत दम घुटने से हुई। इन्वेस्टिगेशन करने पर डिटेक्टिव्स को ये पता चलता है कि सीला और सीवोल्ड फैमिली ने रात में किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनी थी, जबकि एक कपल जो पास के कैबिन नंबर 16 में रहते थे, उन्होंने रात के 1:15 पे किसी के चिल्लाने की धीमी आवाज़ सुनी थी। टीना का जैकेट, शूज और टूल बॉक्स घर से गायब था और घर के टेलीफोन तार को हुक से निकालकर काट दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री नहीं हुई है। शायद ये कोई ऐसा था जिसे सू जानती थी। मार्टिन स्मार्ट, जो कि सू का पड़ोसी था और इस मर्डर का मेन सस्पेक्ट था, ने क्लेम किया कि क्लॉ हैमर उसके घर से गायब है। शेरिफ सिल्वेस्टर थॉमस, जो इस केस को देख रहे थे, उन्होंने बताया कि मार्टिन ने बहुत से ऐसे क्लूज दिए जिससे पुलिस का सस्पेंशन मार्टिन से हट जाए। डिटेक्टिव्स ने इंटरव्यूज लेने के बाद ये भी पता लगाया कि कई लोगों ने शार्प्स के घर के बाद रात के 9 बजे के आसपास एक ग्रीन वैन को खड़ी देखा। अब तक आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि जॉन और उसका दोस्त डेना क्विंसी से अपने घर कितने बजे आते हैं और जब वो कैबिन नंबर 28 में घुसते हैं तो क्या वो दोनों अकेले रहते हैं। इस तरह के सवाल और इनके जवाब इस मर्डर को मिस्टीरियस बनाते हैं। जस्टिन ने इस रात की कई विवादित कहानियां बताई, जिनमें से वो कभी कह रहा था कि उसने इन मर्डर की डिटेल्स को अपने सपने में देखा, तो कभी वो कह रहा था कि उसने एक्चुअली मर्डर्स को होते हुए देखा। इसी सीरीज में जस्टिन ने अपने हिप्नोसिस में बताया कि वो रात में लिविंग रूम से आ रही आवाज़ों से जग गया, जबकि रिक और ग्रेग अपने बेड पर सो रहे थे। इन आवाज़ों का पता लगाने पर उसने सू को 2 आदमी के साथ देखा। ठीक इसी वक्त जॉन और डेना घर में आते हैं और वो दोनों आदमियों से बहुत गहमा गहमी से बहस करने लगते हैं, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और टीना लिविंग रूम में आती है। टीना को एक आदमी कैबिन के पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाता है। जस्टिन के बताने के अनुसार दोनों अननोन आदमियों का एक कंपोजिट स्केच बनाया जाता है। इस स्केच को हार्लेन इम्रो ने बनाया, जो कि एक ऐसा आदमी था जिसके पास आर्टिस्टिक एबिलिटीज नहीं थी और न ही उसने कभी फॉरेंसिक स्केचिंग में ट्रेनिंग ली थी। ये कभी बताया नहीं गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI के पास टॉप के फॉरेंसिक आर्टिस्ट होने के बाद भी पुलिस ने एक ऐसे एमेच्योर को क्यों चुना जो कभी कभी लोकल पुलिस की हेल्प के लिए वॉलंटियरिंग करता था। प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग दोनों सस्पेक्ट की उम्र लेट 20s से अर्ली 30s के बीच थी और दोनों ने
गोल्ड फ्रेम के सनग्लासेस पहने थे। अब तक आपके दिमाग में शायद कई बार आया हो कि कहीं ये मर्डर किसी बदी या किसी रिचुअल से तो नहीं जुड़ा है। ठीक ऐसे ही रूमर्स कैडी में भी फैले हुए थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये मर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन प्लूमास काउंटी के शेरिफ डग थॉमस ने कहा कि साफ्स के घर से किसी भी तरह के इलीगल ड्रग्स नहीं मिले। कार्ला मैकमिलन जो कि वहां पास में रहती थी, उन्होंने डिटेक्टिव्स को बताया कि डेना विनगेट ने हाल ही में लोकल ड्रग डीलर से अननोन अमाउंट में LSD चुराया है। हालांकि इस बात का कार्ला मैकमिलन के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। दिसंबर 1983 में डिटेक्टिव्स ने सीरियल किलर हेनरी ली लूकास और ऑटिस टूल को पोटेंशियल सस्पेक्ट से एलिमिनेट कर दिया। टीना शार्प जो कि 11 और 12 अप्रैल 1981 की रात को अपने घर पर ही थी, पर 12 अप्रैल की सुबह शीला के अपने घर वापस आ जाने पर गायब थी। टीना के मिसिंग को शुरू में FBI ने किडनैपिंग का केस समझकर उसकी जांच की। इसके बाद 29 अप्रैल 1981 को FBI इस सर्च से पीछे हट गई, जो कि कैलिफोर्निया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस सर्च को काफी अच्छे से कर रही थी, जिससे FBI की मौजूदगी अनावश्यक थी। इन मर्डर्स के ठीक 3 साल 11 दिन बाद 22 अप्रैल 1984 को एक बोतल इकट्ठा करने वाले को कैडी से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर बट काउंटी के कैंप 18 में फेदर फॉल्स के पास ह्यूमन स्कल का क्रेनियम पार्ट और मैंडिबल मिलता है। इस डिस्कवरी के थोड़ी ही देर बाद बट काउंटी के शेरिफ ऑफिस में एक एनोनिमस कॉल आता है जो इन रिमेन्स को टीना का बताता है, लेकिन इस कॉल को इस केस में कहीं दर्ज नहीं किया गया था। इस कॉल की रिकॉर्डिंग 2013 में एक ऑफिसर को एविडेंसेस के बॉक्स के नीचे मिलती है। जून 1984 को फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि ये रिमेन्स टीना के ही हैं। जहां पे इन रिमेन्स को पाया गया था, वहां पे डिटेक्टिव्स के ढूंढने पर एक ब्लू नायलॉन जैकेट, एक ब्लैंकेट, एक लेविस स्ट्रॉस जीन जिसके पीछे की जेब गायब थी और एक खाली मेडिकल टेप मिलता है। जिस घर में ये मर्डर्स हुए थे उसे 2004 में गिरा दिया गया था। 2008 की एक डॉक्यूमेंट्री में मैलिन स्मार्ट ने क्लेम किया कि उन्हें अपने पति मार्टिन स्मार्ट और उनके दोस्त जॉन बो बपेट पर शक था कि ये दोनों इस मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। मैलिन ने यह भी बताया कि 11 अप्रैल 1981 की रात को 11 बजे वो अपने पति और उनके दोस्त जॉन को लोकल बार में छोड़कर सोने के लिए अपने घर वापस चली आती हैं और रात के करीब 2 बजे इन दोनों को लकड़ी के स्टोव पर कुछ अनजान चीज को जलाते हुए देखते हैं। इसके अलावा मैलिन ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति जॉन साहब से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, जबकि इसी डॉक्यूमेंट्री में शेरिफ डग थॉमस ने बताया कि उन्होंने मार्टिन से पर्सनली पूछताछ की है और मार्टिन ने पॉलीग्राफी टेस्ट भी पास किया है। 2016 के द सैक्रामेंटो बी के एक आर्टिकल के अनुसार मार्टिन इस मर्डर के कुछ दिनों बाद कैडी छोड़कर नेवाडा स्टेट के रेनो सिटी में चला जाता है और वहां से वो अपनी पत्नी को उनकी शादी में अपने पर्सनल स्ट्रगल के बारे में लिखता है। इस लेटर के अंत में वो लिखता है कि मैंने तुम्हारे प्यार की कीमत चुकाई है और अब मैंने इससे 4 लोगों की जिंदगी से खरीदा है। 2016 के एक इंटरव्यू में प्लूमास काउंटी के स्पेशल इन्वेस्टिगेटर माइक गैम्बर ने कहा कि शुरुआती जांच में इस लेटर की अनदेखी की गई और इसे कभी भी सबूत नहीं समझा गया। मार्टिन के एक रेगुलर काउंसलर ने मार्टिन पर आरोप लगाया कि मार्टिन ने सू और टीना के मर्डर को तो कबूल किया, लेकिन मार्टिन ने यह भी कहा कि मेरा लड़कों से कोई लेना देना नहीं है। मार्टिन ने अपने काउंसलर को यह भी बताया कि टीना का मर्डर उसे पहचानने से रोकने के लिए किया गया, क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था। मार्टिन की मौत 2000 में हो गई और उसके दोस्त की मौत 1988 में हो गई। ये दोनों इस मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट थे। 24 मार्च 2016 को कैडी के एक लोकल पॉइंट से एक हैमर बरामद होता है, जिसकी डिटेल मार्टिन के हैमर से मैच करती है। ये वही हैमर था जिसे मार्टिन ने रात में खो जाने का दावा किया था। प्लूमास काउंटी के शेरिफ हैगवुड, जो इस मर्डर के समय 16 साल के थे और शार्प फैमिली को पर्सनली जानते थे, उन्होंने बताया कि जिस जगह से हैमर मिला है इसे जानबूझकर वहां रखा गया होगा, इसे गलती से वहां नहीं रखा जा सकता था। इन्होंने ये भी बताया कि इसी समय 6 संभावित सस्पेक्ट की भी जांच की गई थी। शेरिफ ग्रेग हैगवुड ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि तुम एक कैबिन में 3 लोगों की हत्या कर देते हो और तुम रिमेन्स को वहां मिल जाने के लिए छोड़ देते हो। मुझे लगता है टीना पूर्ण रूप से इसके सेंटर में थी कि ऐसा क्यों हुआ था। मुझे लगता है टीना के बारे में कुछ तो ऐसा था जिसका खुलासा न होने के लिए उसे वहां नहीं छोड़ा जा सकता था। ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि टीना के बारे में कुछ तो ऐसा था जिसने टीना को वहां छोड़ने की परमिशन नहीं दी। अप्रैल 2018 में माइक गैम्बर्ग ने बताया कि क्राइम सीन पर मिले टेप के टुकड़े से जो DNA मिले थे वो एक संदिग्ध व्यक्ति के DNA से मैच कर गए, जो अब भी जिंदा है।